आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद मास की शुरुआत हो चुकी है और जैन धर्म के अनुसार भाद्रपद मास को सबसे महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस मास में जैन श्वेतांबर समाज पर्युषण पर्व मनाता है और जैन दिगंबर समाज 10 लक्षण पर्व मनाता है। पर्युषण पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक मनाया जाता है और दिगंबर समाज में 10 लक्षण पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक मनाया जाता है। पर्युषण पर्व 8 दिन का होता है, जबकि 10 लक्षण पर्व 10 दिन के मनाए जाते हैं और इस वर्ष पर्युषण पर्व 8 दिन का जो है वो 24 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे जैन समाज बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक्चुअली पर्युषण का अर्थ है कि चारों तरफ से सिमट कर वसन एक स्थान पर निवास करना या स्वयं में निवास करना या स्वयं में वास करना, या हम कह सकते हैं कि आत्मा के पास रहना। और पर्युषण पर मूलतः प्राकृत भाषा का पज्जुसमण या पज्जोसमणा शब्द से बना है। पज्जुसमण का अर्थ होता है कि संपूर्ण रूप से दग्ध करना या जलाना। इस पर्व में साधना एवं तपश्चर्या के द्वारा कर्म रूपी मल को अथवा कषाय रूपी मल को दग्ध किया जाता है। इसलिए पर्युषण पर्व आत्मा के कर्म एवं कषाय रूपी मलों को जलाकर उसके शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का पर्व है। जहाँ तक पज्जोसमणा का शब्द का अर्थ है पूरी तरह से उपशमन अर्थात उपशांत करना। पर्युषण पर्व में कषायों की अथवा राग द्वेष की वृत्तियों को संपूर्ण रूप से क्षय करते हुए साधना की जाती है। इसलिए जैन धर्म की दृष्टि से लोकोत्तर पर्वों में पर्युषण पर्व का सर्वोत्तम स्थान है। पर्युषण पर्व को जैन धर्म में पर्वादिराज कहा, सर्वपर्व शिरोमणि कहा या महापर्व भी इसको कहा गया। इसका कारण इस पर्व की अध्यात्म उन्मुखी दृष्टि है। इस पर्व में वीतराग भाव की विशेष साधना की जाती है। परस्पर वैर विरोध को शांत कर क्षमा, प्रेम और मैत्री भाव की गंगा बहाई जाती है। जैन समाज साहित्य के अनुसार पर्युषण पर्व की आराधना का संबंध भौतिक पर्यावरण से भी है। पृथ्वी के भौतिक वातावरण में आए परिवर्तन के कारण भी यह पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद मास का तीसरा सप्ताह अध्यात्म जागरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में 8 दिन का पर्युषण पर्व या इसको हम अष्टानिका पर्व भी कहते हैं मनाया जाता है। 8 दिन का धार्मिक जागरण, व्रत, तप, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि आत्म जागृति की प्रवृत्तियों में लीन रहकर मनुष्य अपने आत्मिक अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील होता है। इसका महत्व क्या है? पर्युषण पर्व का अगर हम देखें तो इसके बेसिकली 3 हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। यह पर्व मैत्री भाव का प्रेरक है और मैत्री भाव मतलब सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना रखना, सभी जीवों के प्रति जो है ये हमें सिखाता है पर्व ये। दूसरा यह है कि उपशम भाव का प्रेरक है। उपशम भाव मतलब इंद्रिय विषयों और कषायों का जिसमें उपशम होता है वो हमें प्रेरणा देता है, उसका प्रेरक है। और तीसरा है कि तपोभाव का प्रेरक। तपोभाव का मतलब चारों ओर से एकचित्त होकर तपस्या के द्वारा अष्ट कर्मों को दहन करने का पर्व। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म माने गए हैं और उन कर्मों को क्षय करने का ये पर्व है। ये हमें सिखाता है कि कर्मों को हम किस तरह से क्षय कर सकते हैं। यह पर्व बुरे कर्मों का नाश करके हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमें निरंतर पर्युषण पर्व के दौरान आत्म साधना में लीन होकर धर्म के बताए गए मार्ग पर
चलना सिखाता है। पर्युषण पर्व मात्र जैन धर्म का पर्व ही नहीं है, यह तो एक सर्वभौम पर्व है, क्योंकि इसमें आत्मा की आराधना की जाती है। संपूर्ण संसार में यही एक ऐसा पर्व है जिसमें आत्मरत होकर व्यक्ति आत्मार्थी बनता है। वह अलौकिक आध्यात्मिक आनंद की शिखर पर आरोहण करता हुआ मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर होता है। पर्युषण पर्व जप, तप, साधना, आराधना, उपासना, अनुप्रेक्षा आदि अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का हमें अवसर देता है। और ये पर्व जो है ये कैसे मनाया जाता है, और 8 दिन तक सभी श्वेतांबर जैन समाज के लोग पूरी तरह से धर्म में लीन होकर बहुत जो जैन साहित्य है उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो भी धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ते हैं। जैनिज़्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैनिज़्म की जो फिलॉसफी है उसके पर अमल करने की कोशिश करते हैं और अपने जो चारित्र है उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। 5 व्रत जैन धर्म में बताए गए: अहिंसा, अचौर्य, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन सब का पालन करने की कोशिश करते हैं। प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि अपने जो भी हम काम करते हैं उनका आत्म विश्लेषण करना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना जो है। फिर साधार्मिक वात्सल्य होता है। जो भी जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उनके प्रति मैत्री भाव, प्रेम भाव दिखाना, अहिंसा करना, व्रतों का पालन करना, अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा करना और क्षमापना करना। और इसमें जो है हम संयम, तप, स्वाध्याय, प्रायश्चित, ये सब चीज़ें जो है हम लोग करते हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि ये पर्व 24 अगस्त से शुरू होगा और 24 अगस्त को प्रभु की अंग रचना की जाती है, 25 अगस्त को बरघोड़ा निकाला जाता है, 26 अगस्त को कल्पसूत्र प्रवचन होते हैं, 27 अगस्त को भगवान महावीर का जन्म वाचन पर्व होता है, 28 अगस्त को प्रभु की पाठशाला का कार्यक्रम होता है, 29 अगस्त को फिर कल्पसूत्र वाचना, 30 अगस्त को वर्षा शल दर्शन प्रवचन, चैत्य परपाटी, संवत्सरी प्रतिक्रमण, और 31 अगस्त को जो आखिरी दिन होता है उसमें सामूहिक क्षमापना पर्व संवत्सरी के रूप में मनाया जाता है, प्रतिक्रमण किया जाता है। और पर्युषण पर्व का जो महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, सबसे जो महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, उसमें हम लोग क्षमापना करते हैं या खमत खामड़ा हम कहते हैं, वो की जाती है। अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो मेरे ख्याल में जो पर्युषण पर्व है या 10 लक्षण पर्व है, बहुत ज़्यादा उसकी जो है एक इम्पॉर्टेंस हो जाती है। आज हम जानते हैं कि संसार का हर व्यक्ति कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहा है। हर ओर हिंसा, घृणा, दुश्मनी का वातावरण है, सब जगह त्राही त्राही मची हुई है, और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाएं भी पृथ्वी पर कोलाहल मचाए हुए हैं। यह अत्यंत आवश्यकता है इस समय कि हम भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके अहिंसा, करुणा, भाईचारा, मैत्री भाव अगर हम जगत में फैला सकते हैं तो हम यही एक जगत में शांति रखने का एक तरीका है। इसके अलावा और कोई शांति रखने का तरीका नहीं है एक्चुअली में। और अगर हम भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करें, अहिंसा है, मैत्री भाव है, करुणा है, भाईचारा है, तो हम इस पृथ्वी को बहुत एक अच्छी जगह बना सकते हैं रहने के लिए, जिसमें सभी जो है सुख समृद्धि से, प्रेम से, अहिंसा से रह सकते हैं और बहुत अच्छी हमारी लाइफ हो सकती है। तो ये दोस्तों पर्युषण पर्व की हमने बात की, और इसके अलावा मेरे पास कई सारे जो प्रश्न आए हैं। लोगों ने कुछ शनि ग्रह के बारे में पूछा है, और जैसा हम सभी जानते हैं कि आजकल जो शनि ग्रह है वो वक्री चल रहा है, जिसको हम रेट्रोग्रेड कहते हैं,
और बहुत सारे ज्योतिषियों ने भी, विद्यार्थियों ने भी और आम लोगों ने भी जो है ये प्रश्न किया है कि आप कृपया बताइए कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ है, या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका अर्थ क्या होता है और उसका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर किस तरह से पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हम सभी को जानना भी चाहिए कि वक्री का अर्थ क्या है। प्लैनेट जो है कैसे उल्टा चल सकता है ज़ोडिएक में। कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है कि उल्टा चल सके, फिर भी हम कहते हैं कि यह ग्रह वक्री है, रेट्रोग्रेड है। तो ये कैसे होता है? हमें एक बात समझना पड़ेगा कि कोई प्लैनेट वक्री नहीं होता, सभी प्लैनेट मार्गी होते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह जो है वो उल्टी दिशा में या वक्री चल रहा है। और ये तभी संभव है जब दो ग्रहों के बीच में आपसी मूवमेंट हो, आपसी गति हो। जब दो ग्रह के बीच में आपसी गति होती है तो कुछ सर्कमस्टांसेस में एक ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता, उल्टा चलता नहीं है, उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। मैं एक साधारण सा उदाहरण दूं। अगर हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन हमारी मूव कर रही है और एक ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही है, तो आपने खुद अनुभव किया होगा कि वो ट्रेन हमें उल्टी चलती हुई प्रतीत होती, उल्टी चलती नहीं है, उल्टी चलती हुई प्रतीत होती है। वैसा ही ग्रहों के साथ भी है कि कुछ परिस्थितियों में और because of the relative movement between the two planets, they appear to be moving in the reverse direction, what we call is a retrograde planet। और हम जानते हैं कि सन हमारा स्थिर है, मूव नहीं करता, स्टेशनरी है, तो इसलिए सन कभी ज़ोडिएक में रेट्रोग्रेड नहीं होता, वक्री नहीं होता। और अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा की गति एक दिन में 13 से 15 डिग्री होती है ज़ोडिएक में, और अर्थ है 1 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों की गतियों को देखें तो अर्थ इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी एज कम्पेयर टू द मून एक्चुअली। और इतना ज़्यादा गति में डिफरेंस है कि वो कभी भी आपको वक्री घूमता हुआ दिखाई नहीं दे सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि सन और मून को छोड़कर, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर कुछ परिस्थितियों में सभी ग्रह ज़ोडिएक में कभी ना कभी वक्री चलते हुए दिखाई देते हैं, उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तो वक्री होने का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बट जैसे मैंने कहा, कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, बट हमें पृथ्वी पर कुछ सिचुएशन में उल्टा चलते हुए दिखाई देते हैं। और जहाँ तक ग्रहों के वक्री होने का सवाल है, अब देखिए कि बुध जो है वो साल में 3 बार वक्री होता है। आप कोई भी पंचांग देखिए किसी भी साल का, आप देखेंगे कि बुध जो है वो साल में 3 बार वक्री जरूर होता है। हर साल करीब 24 दिन के लिए वक्री, हर बार 24 दिन के लिए वक्री होता है। इसके अलावा गुरु जो है वो हर साल 1 बार वक्री होता है और करीब 4 महीने के लिए। इसी तरह से शनि भी हर साल 1 बार वक्री होता है और करीब 140 दिन के लिए, या हम कहें मोर देन 4.5 मंथ्स। लेकिन जो मंगल और शुक्र हैं, ये हर साल वक्री नहीं होते, बल्कि 2 साल में 1 बार वक्री होते हैं। तो इस तरह से ग्रह जो है वो कुछ सिचुएशन में हमें वक्री घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं या रेट्रोग्रेड मोशन में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जहाँ तक शनि ग्रह का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह ग्रह जो है अभी 29 अप्रैल को कुंभ राशि में इसने प्रवेश किया था, 29 अप्रैल को जो है। और ये ग्रह 5 जून 2022 को वक्री हुआ, 5 जून 2022 को वक्री हुआ। और जब ग्रह वक्री होता है, और जैसे मैंने कहा कि 4.5 महीने तक ये वक्री होता है, 140 दिन तक वक्री होता है, तो इसका जो वक्री होने का समय है, ये 5 जून को जैसे वक्री हुआ, लेकिन जो मार्गी होगा या वक्री जो ख़त्म होगा इसका, वो 23 अक्टूबर 2022 को होगा। 23 अक्टूबर 2022 को यह ग्रह मार्गी हो जाएगा। और जब ग्रह मार्गी वक्री होता है तो नेचुरली उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये जो शनि है
उल्टी डायरेक्शन में मूव करता हुआ, क्योंकि 5 जून से वक्री है, तो 12 जुलाई को इसने पुनः मकर राशि में प्रवेश किया और ये 17 जनवरी 2023 तक अब मकर राशि में रहेगा और 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि शनि जो है वो 8 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री है और जैसा कि मैंने कहा कि 12 जुलाई से शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया, तो ये पूरे साल अब मकर राशि में ही रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वक्री होने से क्या होता है, और मैंने देखा कि इवन जो ज्योतिष हैं या विद्यार्थी हैं या जो आम लोग हैं, बहुत सारे भ्रम हैं ग्रहों के वक्री होने के संबंध में कि वक्री होने से क्या होता है। और मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी जो ग्रह होता है उसके 6 तरह के बल होते हैं। एक हम कहते हैं पोजिशनल स्ट्रेंथ या स्थान बल कहते हैं, दूसरा दिक् बल या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहते हैं, तीसरा काल बल या टेम्पोरल स्ट्रेंथ कहते हैं, चौथा नैसर्गिक या परमानेंट स्ट्रेंथ कहते हैं, पांचवा दृक बल या आस्पेक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं, और लास्ट में छठा जो होता है उसको हम चेष्टा बल या मोशनल स्ट्रेंथ कहते हैं। और चेष्टा बल का मतलब होता है द स्ट्रेंथ द प्लैनेट गेट्स ऑन अकाउंट ऑफ रेट्रोग्रेशन, कि प्लैनेट के वक्री होने से जो उसको बल मिलता है उसको हम चेष्टा बल बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही प्लैनेट वक्री होता है उसको चेष्टा बल मिल जाता है, और चेष्टा बल मिलने से वो प्लैनेट जो है ज़्यादा बली हो जाता है। तो इसलिए जो भी प्लैनेट कोई रेट्रोग्रेड या वक्री होता है तो उसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ या बल मिलता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होने का अर्थ यह है कि अगर वो प्लैनेट शुभ है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, और अगर वो प्लैनेट अशुभ है तो उसकी अशुभता भी बढ़ जाती है। तो स्ट्रेंथ होने से, जो बल मिलने से, जो बेनिफिक प्लैनेट हैं दे बिकम मोर बेनिफिक, और जो मैलेफिक प्लैनेट हैं दे बिकम मोर मैलेफिक। पहली चीज़ तो ये हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ या बल उसको मिलता है, जिसकी वजह से ग्रह ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, प्रबल हो जाता है अपने रिजल्ट्स देने के लिए। दूसरी चीज़ यह है कि जो वक्री ग्रहों के बारे में, अगर आपके बर्थ के समय कोई ग्रह वक्री है और ट्रांजिट में या गोचर में भी जब वो ग्रह वक्री होता है, तो बर्थ चार्ट में जिन हाउसेस के ऊपर उसका एसोसिएशन होता है, जैसे मान लीजिए कि शनि लग्न में है किसी के जन्म के समय और वो वक्री है, तो उसका संबंध एक लग्न से हो गया, एक तीसरे भाव से हो गया, एक 7वें भाव से हो गया और एक 10वें भाव से हो गया। 4 भावों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो जब जन्म के समय वक्री है और गोचर में भी वक्री होता है, तो जिन हाउसेस के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होता है, उस हाउस के जो कारकत्व होते हैं उसमें बदलाव करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने कहा कि शनि लग्न में है, वक्री है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो 10th हाउस है, हाउस ऑफ प्रोफेशन के ऊपर भी है। तो इसलिए जैसे ही शनि वक्री हुआ, जैसे आजकल चल रहा है, और जिन लोगों के जन्म पत्री में भी शनि वक्री है, तो आप देखेंगे कि जो कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होने की संभावना होती है। तो ये चेंजेस जब होते हैं जब गोचर में प्लैनेट वक्री होता है, और इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में बर्थ के समय ज़्यादा प्लैनेट वक्री होते हैं तो लाइफ में बहुत उथल पुथल आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत वेरिएशंस होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती और लाइफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनी रहती है। तो इसलिए ज़्यादा ग्रहों का वक्री होना भी बहुत अच्छी बात नहीं मानी गई, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती। और इसके अलावा भी जो मैंने कहा मार्स और वीनस, मंगल और शुक्र, जो कि 2 साल में एक बार वक्री होते हैं, वो मार्स जो है जो फीमेल है उसमें सेक्स का कारक है, और वीनस जो है वो मेल में सेक्स का कारक ग्रह माना गया ज्योतिष में जो है।
तो कहते हैं कि जिन लोगों की जिन मेल के हॉरोस्कोप में शुक्र अगर वक्री होता है या जिन फीमेल के हॉरोस्कोप में मंगल वक्री होता है जन्म के समय, so these people are likely to get involved in some sex scandal in their life, so they have to be extra cautious while dealing with the opposite sex। तो ये नॉर्मल जो है हम वक्री ग्रहों के बात में कहते हैं। और कोई भी हमारा जो मिसकंसेप्शन है, गलत गलत धारणाएं हैं, उनको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ कि वक्री होने से मैलेफिक बेनिफिक हो जाता है, बेनिफिक मैलेफिक हो जाता है। कोई कहता है कि नहीं वो पहले घर का असर देना शुरू हो जाता है। नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं। सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो उसको बल मिलता है जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ कहते हैं, और दूसरा जो है वो अगर जन्म के समय वक्री है तो गोचर में वक्री होने पर उन हाउसेस में जिनमें उसका एसोसिएशन है आपके हॉरोस्कोप में, उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करता है। और दोस्तों एक प्रश्न है जो हमारी जतिंदर सिंह जी के बारे में है, जो जिनका कि डेट ऑफ बर्थ 9 फरवरी 1990 है, टाइम सुबह 11 बजे है और प्लेस ऑफ बर्थ अमृतसर है। उन्होंने जो है कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया है और वो पूछना चाहते हैं कि मुझे वीज़ा मिलने की क्या संभावना है। हमने इनका हॉरोस्कोप बनाया और हॉरोस्कोप में जो लग्न है वो मेष राशि है, एरीज साइन है। 3rd हाउस में गुरु है जो वक्री है। 4th हाउस में मून और केतु का प्लेसमेंट है। 9th हाउस में सैटर्न है, मार्स है, वीनस है, और 10th हाउस में सन, मरकरी, राहु का प्लेसमेंट है। हमने नवां चार्ट भी इनका बनाया और नवां चार्ट में भी इनके जो ग्रहों की दशा है बहुत अच्छी है। जहाँ तक कुछ योगों का सवाल है जिनका कि संबंध हमारे विदेश में सेटल होने से है, कि लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में है, एक त्रिकोण हाउस का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण हाउस में, और वो भी 9th हाउस में। 9th हाउस हमारा जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल है उनको इंडिकेट करता है। दूसरा योग ये है कि जो 7th हाउस का लॉर्ड वीनस है वो 9th हाउस में है, मतलब एक केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, वो भी एक राजयोग बनता है। और इसके अलावा जो 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र हाउस में है, वो भी एक राजयोग बनाता है। 9th हाउस जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हाउस कहते हैं, उसके साथ तीनों ही जो शुभ ग्रह हैं उनका एसोसिएशन है। बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है। तो 9th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जो कि डेफिनेटली इंडिकेट करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। और जो 12th हाउस है जिससे कि हम देखते हैं कि विदेश में हमारा सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, उसका लॉर्ड जुपिटर है, वो भी 9th हाउस को देख रहा है। और चंद्रमा अपनी राशि में है, और जैसे मैंने कहा कि जो फॉरेन सेटलमेंट का हाउस है 12th हाउस है, उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और दूसरा एक ज्योतिष में योग होता है धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग, धर्म कर्माधि मतलब धर्म और कर्म हाउसेस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होना। तो यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, और दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को एस्पेक्ट करने का मतलब एक दूसरे के साथ उनका एसोसिएशन है, इसलिए इस हॉरोस्कोप में धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल योगा एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। प्रोफेशन कहते हैं कि इससे बेटर कोई योग नहीं होता प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें तो इट्स रियली वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड हॉरोस्कोप, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, और प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा हॉरोस्कोप है। और जहाँ तक दशा का सवाल है, इस समय इनमें शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 1 मई 2023 तक रहेगी। और जो जुपिटर की दशा है वो 12th हाउस का लॉर्ड है, जैसे मैंने कहा 9th हाउस का लॉर्ड है, और 9th हाउस के ऊपर आस्पेक्ट भी कर रहा है। तो इससे हमें बहुत एक
स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलते हैं कि ये समय आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सफलता मिलनी चाहिए। आपका जो कनाडा का वीज़ा है मेरे ख्याल में जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा, और आपके हॉरोस्कोप पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि आपका जो सेटलमेंट है वो अब्रॉड है, और आप वहाँ पर सक्सेसफुल भी होंगे, अच्छा करेंगे वहाँ पर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि आपको सफलता जरूर मिले। तो दोस्तों आज इतना ही, और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो, अपने व्यक्तिगत प्रश्न हो, तो आप हमको ज़रूर लिखिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और हमें अच्छा भी लगेगा, जितने ज़्यादा प्रश्न आएंगे उतना ही हमें अच्छा भी लगेगा। और आपको सभी को जो हमारा पर्वों का महीना चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पर्व की शुरुआत हो चुकी है, आगे के जो कई महीने हैं हमारे पर्वों के महीने हैं, तो आप उस पर्व को हर्षोल्लास के साथ अपनी फैमिली के साथ मनाएं। इसी कामना के साथ आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।